बिस्मिल्लाह। हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑफ ऑल यू। आज हम लाए हैं उपसहसंयोजी रसायन चैप्टर, जो आपकी आगामी 16 फरवरी को से होने वाली यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में हमारा केमिस्ट्री का पेपर जो 4 मार्च का है, उसमें 4 नंबर के आपका उपसहसंयोजी कंपाउंड पे 6 नंबर का है, लेकिन 4 नंबर के ये चैप्टर के क्वेश्चन जो है आपको मिल सकते हैं। इसमें आज हम ये चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। कुछ बच्चों के ये मैसेज आए थे कि सर आप जो है उपसहसंयोजी रसायन के बारे में कुछ समझाएं, तो आज हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं उपसहसंयोजी रसायन। उपसहसंयोजी यौगिक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। संयोजी संकुल यौगिक, इनका सेकंड नाम होता है संकुल यौगिक, भी हम इनको कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स आयन संकुल यौगिक या जटिल यौगिक। उपसहसंयोजी यौगिक, संकुल यौगिक, जटिल यौगिक, ये सब एक ही बात है। इंग्लिश में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इनको कहते हैं। हम समझते हैं संकुल यौगिक से समझने से पहले संकुल यौगिक होते क्या हैं, उनसे पहले हम समझते हैं कि ये योगात्मक यौगिक जो हैं, यानी योगात्मक यौगिक को हम कहते हैं एडिशन कंपाउंड, यानी योगात्मक यौगिक। ये योगात्मक यौगिक जो होते हैं, दो या दो से अधिक, जो हम कुछ सरल यौगिकों को आपस में मिलाते हैं और उनका क्रिस्टलीकरण कर देते हैं, उनके विलयन को मिलाते हैं और क्रिस्टलाइजेशन उनको करते हैं। तो क्रिस्टलीकरण करने से जो है कुछ प्रकार के कंपाउंड बनते हैं, क्रिस्टलिक कंपाउंड बनते हैं, जिनको हम योगात्मक यौगिक कहते हैं या एडिशनल कहते हैं। इनके नाम से पता पड़ रहा है योगात्मक, योग करके बना हो। जैसे अगर हम एग्जाम्पल ले लें KCl प्लस MgCl2 प्लस 6H2, यानी पोटेशियम क्लोराइड का विलयन लें, MgCl2 का विलयन लें और उसका क्रिस्टलीकरण कर दें उसके अंदर, तो हमें KCl इंटू MgCl2 इंटू 6H2 ये एक कंपाउंड बनता है। इसका नाम है कार्नेलाइट कंपाउंड बनता है। ये जो कंपाउंड है ये योगात्मक यौगिक है। आपको लग रहा होगा कि KCl MgCl2 इनमें योग सा हो गया है, जुड़ गए हैं। इसी प्रकार से हम अगर फेरस सल्फेट लें और अमोनियम सल्फेट लें और उसका क्रिस्टलाइन कर दें, उसका क्रिस्टलीकरण कर दें वाटर लेकर के, तो ये FeSO4 इंटू NH4 होल ट्वाइस SO4 इंटू 6H2 बनता है, जिसका बहुत अच्छा नाम मोहर सॉल्ट या मोहर लवण, इसको बेटा हम मोहर सॉल्ट या मोहर लवण के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार से आपने देखा K2SO4 लें और Al2SO4 का होल थ्राइस में हम वाटर का इसका क्रिस्टलीकरण करते हैं, तो बेटा ये हमारे पास एक जानी मानी पोटास एलम Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2, ये जो कहलाती है बेटा, इसको हम बोलते हैं फिटकरी। क्या बोलते हैं इसको? फिटकरी, पोटास एलम। ये योगात्मक यौगिक हमारे बन गए। इसके बाद यदि हम FeCN का होल ट्वाइस लें, FeCN का होल ट्वाइस प्लस 4KCN लें, तो इससे बनता है FeCN का ट्वाइस इंटू 4KCN। ये भी एक योगात्मक कंपाउंड बना, एडिशन कंपाउंड। फिर इसी प्रकार से यदि हम कॉपर सल्फेट ले लें, और उसके अंदर अमोनिया गैस भेज दें, तो ये बनता है CuSO4 इंटू 4NH3। योगात्मक यौगिक जो बने, ये योगात्मक यौगिक कहलाते हैं। इनमें जो अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये जैसे ये 3 जो कंपाउंड बने योगात्मक यौगिक के, और ये 2 जो बने, इन्हीं में ये 2 कैटेगरी बटी है। यानी योगात्मक यौगिक को अगर देखा जाए तो वो 2 टाइप से होती है, 2 टाइप के होते हैं योगात्मक यौगिक, जो 2 प्रकार के होते हैं। पहला योगात्मक कहलाता है इसमें द्युग लवण, और सेकंड कहलाता है हमारे पास
सेकंड कहलाता है हमारे पास जो है संकुल यौगिक या उपसहसंयोजी यौगिक, संकुल यौगिक या उपसहसंयोजी यौगिक या जटिल यौगिक, या जटिल यौगिक। यानी एडिशनल कंपाउंड जो है वो 2 कैटेगरीज में डिवाइड है, आपका द्विगुलवण में और संकुल यौगिक में। यानी कहने का मतलब यह है कि ये जो कंपाउंड बना है यहाँ पर ये संकुल यौगिक है, और ये 3 जो कंपाउंड बने कार्निलाइट, मोहर लवण और फिटकरी, ये हमारे पास द्विगुलवण है। अब इन द्विगुलवण और संकुल यौगिक में या उपसहसंयोजी यौगिक में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है, ये देखते हैं इन दोनों में अंतर क्या है। तो यदि हम पहले देखें कि इसके अंदर जो हमारे पास जो द्विगुलवण हैं, डबल सॉल्ट हैं, ये डबल सॉल्ट ही एडिशनल कंपाउंड हैं। ये डबल सॉल्ट का मतलब क्या है, अगर हम ये देखते हैं कि डबल सॉल्ट यानी द्विगुलवण, द्विगुलवण देखें तो द्विगुलवण क्या है कि ये वे योगात्मक यौगिक होते हैं, ये वे योगात्मक यौगिक होते हैं जो जिनका केवल अस्तित्व जो है ठोस अवस्था में होता है, लेकिन विलयन में जाने पर, यानी ठोस अवस्था में इनका अस्तित्व होता है, लेकिन विलयन में जाने पर ये अपनी पहचान को खो देते हैं। विलयन में जैसे ही हम इनमें कोई पानी मिलाएंगे तो ये अपनी पहचान को खो देंगे। यानी कि ये इनके अंदर जो अवयवी कण हैं, अवयवी जो कण हैं वो अपने अपने आयन में टूट जाते हैं और अपना अपना टेस्ट देते हैं, अपना अपना टेस्ट दे देते हैं। किस प्रकार से, यानी कि जैसे माना K2SO4 और Al2SO4 का होल थ्राइस, ये मैं पहला ले लूँ, ये इससे पहले जो आपका मोहर लवण ले लेता है, माना FeSO4 इंटू NH4 का होल ट्वाइस SO4 इंटू 6H2O, जिनका अस्तित्व केवल ठोस अवस्था में होता है, लेकिन विलयन में जाने पर वो अपनी पहचान को खो देते हैं, अपनी पहचान को खो देते हैं। अपनी पहचान को किस तरफ होना चाहते हैं, यानी कि ये आयनित हो जाएगा, आयोनाइज हो जाएगा, और आयनाइज होने पर ये एक SO4 ये, एक SO4 ये, तो बेटा ये 2SO4 पे 2 नेगेटिव प्लस, और ये हमारे पास जो बेटा ये 2 अमोनियम आयन, NH4 का ट्वाइस है तो 2NH4 का पॉजिटिव, क्योंकि NH4 पर अमोनियम आयन एक संयोजकता होती है इसकी। तो यहाँ हम ये देखते हैं कि ये जो आयन है, ये जो आयन है एक्वस में, जलीय अवस्था में ये आयन आते हैं बेटा, ये हम AQ लिखते हैं। AQ का मतलब ये है कि ये जो आयनित हुआ है ये जल की अवस्था में हुआ है, यहाँ AQ लिखा आता है। अब हम ये देखते हैं कि अगर हम इनका कोई टेस्ट कराएं, परीक्षण कराएं, तो ये अपना अपना परीक्षण देते हैं। ये द्विगुलवण की पहचान होती है। यदि हम इसके अंदर कोई बेरियम आयन का कोई टेस्ट इसके अंदर देते हैं, तो यहाँ पर ये जो सल्फेट था इसका मोहर लवण का सल्फेट आयन जो था वो बेरियम से मिलकर के बेरियम सल्फेट का एक सफ़ेद अवक्षेप या वाइट PBT देता है, सफ़ेद अवक्षेप देता है। इसी प्रकार से अमोनियम आयन भी चाहे तो अगर हम अमोनियम आयन के संग जो है NOH मिला दें, तो यहाँ पर ये जो है NOH से रिएक्ट होकर के अमोनिया गैस देता है, अमोनिया गैस देता है। यानी कि पता ये लगा कि ये द्विगुलवण जो थे ये जैसे ही अपने विलयन में गए, तो विलयन में जाने पर इनके अपने आयनों में विभक्त हो गए, और विभक्त होने पर बेटा इन्होंने अपने अपने टेस्ट दिए। यानी कि ये अपने अपने इनके जो आयन होते हैं वो अपने अपने टेस्ट देते हैं। टेस्ट देते हैं। यदि हम इसका देखें संकुल यौगिक क्या होते हैं, संकुल कंपाउंड क्या होते हैं, संकुल यौगिक। अब दूसरी हमारी पास जो कैटेगरी है एडिशनल कंपाउंड की, संकुल यौगिक की, वो है हमारे पास योगात्मक यौगिक की, वो है हमारे पास संकुल यौगिक। अब संकुल यौगिक क्या होते हैं, संकुल यौगिक क्या होते हैं, संकुल यौगिक का मतलब ये होता है कि जो ठोस अवस्था के साथ साथ विलयन में भी अपनी पहचान को बनाए रखते हैं, अपने अस्तित्व को खोते नहीं हैं। और अगर देखें एग्जाम्पल लें हम, जो इसके अंदर जो मैंने भी आपको बताया था संकुल यौगिक का कंपाउंड जो है, जैसे FeCN का होल ट्वाइस प्लस 4KCN, यानी कि यदि हम इसको बनाएं, एक योगात्मक कंपाउंड मैंने अभी बनाया था 4KCN, तो ये जो बनता है इसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पोटेशियम फेरोसाइनाइड ये देता है इसके अंदर,
ये एक संकुल यौगिक उपसहसंयोजी यौगिक कहलाता है। इसके अंदर अगर हम इसको आयोनाइज करें तो केवल ये 4K पॉजिटिव में और FeCN और उसमें बड़े ब्रैकेट में, यानी इस तरीके से ये इस पर 4 नेगेटिव आते हैं, चूँकि इस पर 4 पॉजिटिव है तो ये 4 नेगेटिव इस पर आते हैं। अब ये FeCN का होल ट्वाइस, यानी यहाँ पर जो CN था, यानी कि FeCN का 6 पर 4 नेगेटिव जो किससे बना था, ये FeCN के ट्वाइस और 4KCN से बन करके आया है। तो यहाँ पर ये जो इसका बनाने वाला अवयवी कण था, ये Fe2 पॉजिटिव आयन में टूटता है, लेकिन यहाँ पर ये कोई भी टेस्ट नहीं देता, यानी कि ये आयोनाइज ही नहीं होता है। जिस प्रकार से यहाँ पर ये आयोनाइज हो रहा था उस प्रकार से ये यहाँ पर आयनित नहीं होता है। जब ये आयनित नहीं होता है तो ये कोई टेस्ट नहीं देता, कोई टेस्ट नहीं देता, नो टेस्ट। इस संकुल यौगिक की पहचान होती है। यानी कि अगर देखा जाए कि द्विक लवण और संकुल यौगिक, द्विक लवण भी योगात्मक यौगिक है और संकुल यौगिक भी योगात्मक यौगिक है। इनके जो गुण हैं, इनकी जो प्रॉपर्टी है वो अपने अवयवी कणों की प्रॉपर्टी के समान व्यवहार प्रदर्शित कर रही है। लेकिन इनकी जो गुण हैं, जो हमारे पास ये जो फेरोसाइनाइड जो आयन इसमें आया है, इसका जो गुण है वो अपने अवयवी कणों के गुणों से भिन्नता प्रदर्शित करता है, बिल्कुल डिफरेंस प्रदर्शित करता है। ये इन दोनों में डिफरेंस होता है। अगर देखा जाए, यानी कि क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है पेपर के अंदर कि द्विक लवण और संकुल यौगिक में अंतर क्या है। तो अंतर करने के लिए हम एक साइड में लिखते हैं द्विक लवण और दूसरी साइड में लिख देंगे हम संकुल यौगिक। तो इस तरीके से हम इनमें अंतर को पेपर में लिख करके आ सकते हैं। द्विक लवण और संकुल यौगिक। डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में डिफरेंट अगर देखा जाए तो डिफरेंट जो मैंने आपको समझाया वो इसके अंदर अंतर है, हम दोनों के अंदर लिख के आ सकते हैं। यानी कि जो ठोस अवस्था में स्थायी होते हैं लेकिन अपनी विलयन में जाकर के अपने अस्तित्व को खो देती हैं, ये ठोस अवस्था के साथ साथ अपने विलयन में भी अपनी पहचान को बनाए रखते हैं, अपने अस्तित्व को खोते नहीं हैं। दूसरा इसमें गुण लिखना, इसमें डिफरेंस लिखना चाहेंगे, अंतर जो है हम दूसरा ये लिख सकते हैं इसके अंदर कि इनके जो गुण होते हैं, इनके जो गुण होते हैं वो अवयवी कणों के गुणों के ही बराबर समान होते हैं। इनके जो गुण हैं, इनकी जो प्रॉपर्टी है वो अवयवी, यानी जैसे सल्फेट था, सल्फेट भी इसमें भी था, तो इसका जो आयन था वो इसमें भी ये आयन, इसमें समानता मिलती है, यानी कि इनमें कोई भिन्नता नहीं होती है इनके आयन में, उनके अवयवी कणों में। अवयवी कण का मतलब होता है जिससे मिलकर के वो बनता है, उसको बोलते हैं अवयवी कण। जैसे अमोनियम सल्फेट बना तो अमोनियम सल्फेट किससे मिलकर बना है, अमोनियम आयन से और सल्फेट आयन से, इसको बोलते हैं अवयवी पार्टिकल्स, अवयवी कण। तो इनके जो गुण होते हैं वो अवयवी कणों के ही गुण होते हैं, लेकिन इनके जो गुण होते हैं, इनके जो गुण होंगे वो अवयवी कणों के गुणों से भिन्न होंगे। इनके जो गुण होंगे वो अवयवी कणों के गुणों से भिन्न होते हैं। जैसे FeCN का 6 पर 4 नेगेटिव, यानी कि ये आयनित तो हुआ, 4K पॉजिटिव दिया, लेकिन ये पूरा जो पार्ट आ रहा है बेटा, यही हमारे पास कॉम्प्लेक्स आयन है, यही संकुल आयन है, यही जटिल आयन है। तो इस जटिल आयन के जो गुण होंगे वो इसके अवयवी कणों से भिन्न होते हैं। अगर एक अंतर और देखा जाए इसके अंदर, तीसरा अंतर ये देख सकते हैं इसके अंदर कि ये जो होते हैं ये बेटा आयनिक बंध ही बनाते हैं, आयनिक बंध इनके अंदर पाया जाता है और एक सामान्य संयोजकता प्रदर्शित कर सकते हैं, एक जनरल अपनी बैलेंसी को शो कर सकते हैं। यानी कि इनके अंदर आयनिक बंध पाया जाएगा, जिस तरीके से हम दिया फेरस सल्फेट, तो फेरस सल्फेट को Fe2 पॉजिटिव, SO4 पर 2 नेगेटिव। लेकिन अगर हम देखें संकुल यौगिक में बेटा, तो संकुल यौगिक के अंदर जो तीसरा अंतर जो माना जाएगा, इसके अंदर उपसहसंयोजी बंध आता है, उपसहसंयोजी बंध आता है, उपसहसंयोजी बंध। उपसहसंयोजी बंध यानी इनकी जो खासियत होती है बेटा वो उपसहसंयोजी बंध इनके अंदर होता है। उपसहसंयोजी बंध को हम एक तीर से प्रदर्शित करते हैं, आपने फर्स्ट ईयर में केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया जाता है। यानी FeCN का 6, ये जो संकुल यौगिक है,
इसमें अगर हम देखें तो बेटा Fe के चारों तरफ 6 CN लगे हैं, इस तरह से ये 6 CN है। इस तरह से, और ये इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, उपसहसंयोजी बंध बनाते हैं। यानी कि ये 6 जो होते हैं ये इसको जो है एक एक इलेक्ट्रॉन युग्म यानी उपसहसंयोजी बंध ये बना रहे हैं। और इनकी जो संयोजकता थी वो सामान्य हो सकती है, लेकिन इनकी संयोजकता जो होती है वो परिवर्ती हो सकती है, परिवर्ती हो सकती है, क्योंकि इनमें जो आयरन है ये एक डी ब्लॉक का तत्व है। और ये जो यहाँ जो संकुल यौगिक के अंदर जो केंद्रीय धातु परमाणु माना जाता है, अभी मैं इसके बारे में बताऊंगा आपको। तो एक केंद्रीय धातु परमाणु जो पाया जाता है इसके अंदर रिक्त डी ऑर्बिटल पाए जाने के कारण ये परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। तो इनके अंदर द्विगुलवण और संकुल यौगिक में अगर हमसे कोई अंतर पूछता है तो हम अंतर को 2-3 पॉइंट दे देंगे और हम कोई संयोजी संकुल यौगिक का नाम याद रख लेंगे। K4FeCN6 है, अभी मैंने CuSO4N2 वाला बताया, वो इसमें एग्जाम्पल आ जाएगा और इसके अंदर एग्जाम्पल कार्बोनाइट का आ जाएगा, फिटकरी का और मोहर लवण का। ये इसके दोनों में डिफरेंस हुआ। अब हम देखते हैं, आगे हम चलते हैं कि उपसहसंयोजी यौगिक की पहचान क्या है, हम उसको कैसे देख करके पहचानेंगे। उसको सॉल्व देखने के लिए, उसको करने के लिए तो हम जैसे देखते हैं, यानी कि एक उपसहसंयोजी यौगिक, एक जटिल यौगिक के अंदर कौन कौन से भाग होते हैं, किन किन से मिलकर के बना होता है। कोई भी जटिल यौगिक किन किन से मिलकर के बना होता है। तो जैसे अगर हम पहला एग्जाम्पल देखते हैं K4FeCN6, जैसे अभी ये आया, इसी को हम देख लेते हैं। K4FeCN6 इसको देखते हैं। तो K4FeCN6 के अंदर क्या है, एक एग्जाम्पल तो ये ले लेते हैं माना, एक हम ये ले लेते हैं CuNH3 का 4th पर इस तरह बड़ा ब्रैकेट और ये सल्फेट। संकुल यौगिक की सीधी पहचान है कि संकुल यौगिक जो संकुल यौगिक होगा उसमें इस तरह से बड़ा ब्रैकेट आ रहा होगा, बड़ा ब्रैकेट आ रहा होगा, छोटा कोष्ठक बड़ा कोष्ठक इस तरह से आता है। अगर बड़ा कोष्ठक आ रहा है इस तरीके से तो मान लो कि वो जटिल यौगिक है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है ना। तो अब K4FeCN6 देखते हैं। अब K4FeCN6 को हमने अभी अब देखा था कि बेटा ये K4FeCN6 कहाँ से आनित हुआ था, 4K पॉजिटिव पर से, यानी ये इस जगह से K और FeCN6 पार्ट जो आनित हुआ था। तो ये जो भाग कहलाता है, ये जो पार्ट कहलाता है बेटा, हम इसको बोलते हैं आयनन क्षेत्र। आयनन क्षेत्र, आयोनाइजेशन स्फीयर, आयनन क्षेत्र बोलते हैं, यानी कि इस जगह से ही आयनित हो रहा है। जैसे माना ये बड़ा ब्रैकेट है तो ये कहाँ से आयनित हो रहा है, इस साइड से, यानी इसको हम आयनित करेंगे तो ये सल्फेट 2 नेगेटिव में टूटेगा, तो यहाँ पर ये जो पार्ट कहलाएगा बेटा, ये भी आयनन क्षेत्र कहलाता है, ये भी आयनन क्षेत्र कहलाता है। इसके बाद में ये जो बड़ा ब्रैकेट है, इस बड़े ब्रैकेट को या इसका जो पार्टीशन कर रहा है बीच में, तो इसको हम बोलते हैं उपसहसंयोजन क्षेत्र। उपसहसंयोजन क्षेत्र, उपसहसंयोजन क्षेत्र। 2 पार्ट हैं इसके अंदर, आयनन क्षेत्र, उपसहसंयोजन क्षेत्र। उपसहसंयोजी कंपाउंड के अंदर ये उपसहसंयोजन क्षेत्र जो होता है यही मेन होता है। इसमें हम देखते हैं अब इसके अंदर क्या क्या है। हम सबसे पहले बात करते हैं Fe की। ये Fe जो इसके अंदर दिया है, ये एक तरह का, ये Fe जो है यहाँ पर, इस Fe को हम बोलते हैं शॉर्ट में CMA। CMA का मतलब होता है सेंट्रल मेटल एटम। इस CMA सेंट्रल मेटल एटम को हम हिंदी में कहते हैं केंद्रीय धातु परमाणु। केंद्रीय धातु परमाणु, यानी हम शॉर्ट में CMA याद रखेंगे। मैं आगे आपको CMA बोलूँगा, CMA कहूँगा तो आप समझ जाना। CMA जो है वो एक केंद्रीय धातु परमाणु होता है, केंद्रीय धातु परमाणु होता है, धातु होता है। इसके बाद देखते हैं, ये छोटे ब्रैकेट में आपको दिख रहा होगा, छोटे ब्रैकेट में ये CN है, ये छोटा ब्रैकेट के बाद में 6 दे रहा है अंक। ये क्या चीज़ है, तो हम यहाँ देखते हैं कि ये CN जो है, यानी इस जो छोटे कोष्ठक के अंदर आता है, बड़े कोष्ठक के बाद में छोटे ब्रैकेट में जो आएगा उसको, वो जो होता है बेटा वो लिगेंड होता है। क्या होता है, लिगेंड। ये लिगेंड होता है। और
छोटे कोष्टक के अंदर जो अंक दिया होता है, डिजिट दी होती है बेटा, इससे ये जो होती है ये कहलाती है, इसको हम शॉर्ट में कह सकते हैं CN। ये CN ये नहीं है, ये CN अलग है। इस CN को जैसे मैंने CMA था तो सेंट्रल मेटल एटम बताया, ऐसे ही ये CN है। इस CN को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर या उपसह संयोजन संख्या, उपसह संयोजन संख्या। यानी कि केंद्रीय धातु परमाणु जो होता है वो यानी कुछ परमाणुओं का समूह होता है, कुछ परमाणुओं का, कुछ पदार्थों का एक समूह होता है जो CMA को घेरे रखता है, CMA को घेरे रखता है, उसी को हम बोलते हैं लिगेंड। और ये लिगेंड जितने होते हैं, लिगेंड की संख्या जितनी होती है उसी को हम बोलते हैं उपसह संयोजन संख्या। यहाँ जो बड़े ब्रैकेट के बाद में जो K4 है बेटा, ये लिगेंड नहीं है। लिगेंड जो होगा वो केवल केंद्रीय धातु परमाणु के संग में ही होगा, बड़े ब्रैकेट के अंदर होगा। अगर बड़े ब्रैकेट के बाहर जा रहा है तो वो लिगेंड नहीं है। यानी कि जिस तरीके से अगर जैसे एग्जाम्पल ये है, अगर इसके अंदर सल्फेट अंदर आ जाएगा तो वो लिगेंड का रूप ले लेगा, लिगेंड का रूप। लेकिन अगर ये जैसे NH3 बाहर आ गया तो वो लिगेंड नहीं माना जाएगा। जैसे मैं और एग्जाम्पल ले लूँ, जैसे माना PT NH3 का 4, ये माने मैंने Cl2 ले लिया, यहाँ पर माना ले लिया Cl2, तो ये Cl2 जो है ये यहाँ पर Cl2 इस तरह से, जैसे और भी एग्जाम्पल है CO NH3 का 6 इस तरह से, ये Cl3 है, ये माना संकुल यौगिक है। तो ये Cl3 यहाँ पर लिगेंड नहीं है, लिगेंड अंदर वाला होगा। यदि मैं इसके अंदर चाहूँ कि Cl को अंदर ले लूँ, CO NH3 और यहाँ 5 कर दूँ, यहाँ पर इस तरह 5Cl कर दूँ, ये Cl अंदर ले लूँगा, तो ये Cl एट दिस टाइम लिगेंड कहलाएगा। जो भी बड़े कोष्टक के अंदर आ जाता है उसको लिगेंड कहते हैं, उसको लिगेंड कहते हैं। तो लिगेंड जो होता है, अभी लिगेंड के हम बारे में समझाएंगे, लेकिन हम आपको केवल इतना ही बता रहे हैं कि ये किस तरीके से जो ये उपसह संयोजी जो कंपाउंड होती हैं उसको देख करके हम कैसे बताएंगे कि इसके अंदर जो है आयनन क्षेत्र कौन सा होता है, उपसह संयोजी क्षेत्र कौन सा होता है, इसमें सेंट्रल मेटल एटम यानी केंद्र धातु परमाणु कौन सा होता है, केंद्र धातु परमाणु किन से घिरा होता है, जिनसे घिरा होता है उनको लिगेंड कहते हैं, है ना, लिगेंड कहते हैं। जितने लिगेंड होते हैं वो कहलाती है उपसह संयोजन संख्या, उपसह संयोजन संख्या। अभी मैं इसके बारे में आपको एक एक करके बताता चलूँगा कि लिगेंड क्या होता है, उपसह संयोजन संख्या क्या होती है, केंद्र धातु परमाणु क्या होता है, ये केंद्र धातु परमाणु किस कौन कौन सी धातु ही कौन कौन से तत्व जो होते हैं वो CMA बनते हैं, क्या हर एक तत्व CMA बन सकता है, इसके बारे में अभी आपको जानकारी दूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि संकुल यौगिक जो होते हैं ये कितने प्रकार से हमारी अकार्बनिक रसायन के अंदर हमको शो हो सकते हैं, हमको देख सकते हैं। तो यहाँ हम जो देखते हैं कि मैंने एक कंपाउंड तो पहले बार K4 एफिशिएंट से आपको ये बनाया, फिर दूसरे कंपाउंड CuNH3 का 4th SO4 ऐसे बनाया। बेटा मैं आपको भी नाम नहीं बता रहा हूँ, इनका नाम हम IPC से इनको बताएंगे, जो मेरे अगले लेक्चर में IPC आएगा उसमें आपको समझाऊंगा इनका नाम क्या है। अभी तो केवल उपसह संयोजी यौगिक के एक तरह से मतलब जो उसके बारे में बताया जा रहा है। CuNH3 का 4th है, SO4 है। तो देखो इस कंपाउंड में फ़र्क होगा। इसी प्रकार से यदि मैं एक कंपाउंड और बना दूँ, जैसे माना PT NH3 का 4th और PT Cl4, इस तरह से कंपाउंड बना दिया मैंने, यानी 3 कंपाउंड है। और मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूँ कि उपसह संयोजी कंपाउंड होते हैं वो 3 तरह से आपको देख सकते हैं। कैसे, इसका थोड़ा स्क्रीनशॉट लें आप, ले लिया बेटा, शाबाश। इसके बाद हम इसको थोड़ा मिटाना चाहते हैं, आपको समझाना चाहता हूँ कि उपसह संयोजी कंपाउंड जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, कि हम कौन से, यानी हम उनको किस तरह कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। हमने पहले योगात्मक यौगिक को 2 कैटेगरी में डिवाइड करा, कौन कौन सी, द्विगुलवल और संकुल यौगिक। अब इसी प्रकार से संकुल यौगिक हैं, संकुल यौगिक भी 3 कैटेगरी में हमको मिल सकते हैं। 3 कैटेगरियों को हमको स्टडी करनी है, वो कौन कौन सी हैं। तो पहला हम जो देखते हैं कि हमें ये देखना है कि शुरुआत में कंपाउंड की शुरुआत में क्या आ रहा है, 4K, K4 आ रहा है, यानी कि ये आयनीय क्षेत्र है। जब ये आयनीय क्षेत्र है तो हम यहाँ बोलेंगे तो जो आयनीय क्षेत्र है, और आयनीय क्षेत्र में कौन सा पार्ट होता है, ये धनायन, ये धनायनता, ये ऋणायनता नहीं है। मैंने अभी आपको याद हो इस तरह इसको तोड़ा था बेटा, आपको याद हो 4K पॉजिटिव प्लस FeCN6 बड़े ब्रैकेट पर इस तरह से 4 नेगेटिव, जितने पॉजिटिव उतने नेगेटिव आर्नियस के अकॉर्डिंग, यानी अपने आवेश
यानी कि आयनों की संख्या, आयन अलग अलग हो सकते हैं लेकिन आवेश हमेशा स्थिर रहते हैं, आवेश हमेशा स्थिर रहते हैं। यानी कि इसके अंदर अगर देखा जाएगा तो 4 धनायन हैं, 4 कैटायन हैं और 4 कैटायन हैं बेटा, 4 धनायन हैं और 1 ऋणायन है। अगर देखा जाए यहाँ पर ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे इनको इस तरह आयनित नहीं कर सकते। हमको ये पता लगा सकते हैं कि इसमें जैसे 4 नेगेटिव है तो 4 के पॉजिटिव होंगे। यहाँ हम ये देखते हैं कि बेटा अगर हम आयन देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर धनायन जो है, जो धनायन है यानी आयन और आवेश में डिफरेंस है। यानी आयन धनायन जो है बेटा वो 4 है, ऋणायन जो पार्ट है वो 1 है, यहाँ ये ऋणायन 1 है। लेकिन अगर हम चार्ज देखें, इस पर आवेश देखें, तो यहाँ आवेश देखते हैं 4 है और यहाँ पर भी आवेश कितने हैं, 4 है। क्योंकि बेटा एक के पर 1 आवेश है तो 4 के पर 4 आवेश होंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर भी 4 नेगेटिव है। यानी कोई भी कंपाउंड होता है, कोई भी एक अकार्बनिक कंपाउंड है, वहाँ पर जो है आवेश जो होते हैं हमेशा वो स्थिर रहते हैं आर्नीस के अकॉर्डिंग। ये आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाता है ना। तो यहाँ हम ये देखते हैं कि ये जो पार्ट है बेटा, यहाँ 4 के पॉजिटिव हुआ तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये जो कहलाता है हमारे पास सरल धनायन कहलाता है। कैसा कहलाता है, सरल धनायन। ये पार्ट सरल धनायन कहलाता है। अगर ये सरल धनायन हो गया तो बेटा ये ऋणायन पार्ट है, तो ये ऋणायन पार्ट जो है, ये वाला, ये दोनों पार्ट, ये ऋणायन पार्ट है, तो हम इसको बोलते हैं संकुल ऋणायन। क्या बोलते हैं, संकुल ऋणायन, यानी कॉम्प्लेक्स एनायन, कॉम्प्लेक्स एनायन। इसी प्रकार से हम अगर इसको देखते हैं तो अब यहाँ देखते हैं कि बड़ा ब्रैकेट शुरुआत में आ रहा है। जब शुरुआत में आता है तो शुरुआत में कौन सी कंडीशन थी, पहले वाले में धनायन थी, तो धनायन, अब धनायन की जगह पूरा संकुल बना हुआ है, तो हम इसको बोलेंगे संकुल धनायन। इसको हम क्या बोलेंगे, संकुल धनायन, यानी कॉम्प्लेक्स कैटायन, कॉम्प्लेक्स कैटायन। और यहाँ हम ये देखते हैं कि अब जब जिस कॉम्प्लेक्स हमारे पास जो संकुल है, जो कॉम्प्लेक्स है वो कैटायन हो गया, तो हमारे पास जो बेटा जो ऋणायन है वो सरल होगा। यहाँ जी क्या रहेगा, सरल ऋणायन, सॉरी, यानी कि सिंपल एनायन। अब हम इसको देखते हैं, यहाँ देखा जाएगा, आप देखोगे यार यहाँ पे 2 बार बड़ा कोष्टक आया, ये बड़ा कोष्टक आया, यानी ये भी संकुल है, ये भी संकुल है। अब संकुल है, यहाँ पर भी जो होता है वो आवेश स्थिर रहता है। जिस तरीके से यहाँ 4 4 के हैं उसी प्रकार से यहाँ पर भी आवेश स्थिर होंगे। यानी यहाँ पर अगर +2 होगा तो यहाँ -2 होगा, आवेश दोनों में स्थिर होगा। तो बेटा ये जो पार्ट कहलाएगा ये धनायन पार्ट है, तो हम इसको बोलेंगे संकुल धनायन। क्या बोलेंगे इसको हम, संकुल धनायन। और इसको हम बोलेंगे संकुल ऋण आयन, यानी कॉम्प्लेक्स कैटायन, कॉम्प्लेक्स एनायन। यानी आपको इसमें पता लगेगा कि हमको 3 टाइप के कंपाउंड हमको दिखेंगे संकुल धनायन। यानी कि पहला देखो सरल धनायन, फर्स्ट टाइप कौन सा है, फर्स्ट टाइप है सरल धनायन संकुल ऋणायन। सेकंड टाइप कौन सा है, संकुल धनायन सरल ऋणायन। और तीसरा पार्ट कौन सा है, संकुल यौगिक का, संकुल धनायन संकुल ऋणायन। इस तरह से 3 कैटेगरीज में हमको संकुल यौगिक मिल सकते हैं, उन जिनका हमको पहचान करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हमको पहचान नहीं होगी तो हम आगे चल करके IPSC जो हमारे बोर्ड एग्जाम में आती है उसको हम गलत कर सकते हैं। इसलिए हमको पहले ये समझना है कि हमारे पास जो संकुल यौगिक है वो किस कैटेगरी का है। क्या वो नेगेटिव पार्ट में है, संकुल ऋणायन में है। क्योंकि ये भाग चेंज होने से ही IPSC बिल्कुल गलत हो जाएगी। इसलिए ये पहले बहुत समझना ज़रूरी है कि हम जो हमारे सामने जो कार्बनिक जो हमारे पास यौगिक है, जटिल यौगिक है, वो किस टाइप का है, तब हम उसकी IPSC सही कर पाएंगे। और IPSC 101% यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में 3 नंबर की आपको मिलती है। IPSC को छोड़ करके बिल्कुल नहीं आना है, कर करके आना, बहुत ईजी है। आपको बताऊंगा मैं, मेरा लेक्चर नंबर 2 देखना आप, उसमें मैं IPSC आपको समझाऊंगा। तो ये हमको पता पड़ गया कि हमारे पास संकुल यौगिक जो होते हैं बेटा वो 3 टाइप से होते हैं। नंबर 1 सरल धनायन संकुल ऋणायन, नंबर 2 संकुल धनायन सरल ऋणायन, और नंबर 3 संकुल धनायन संकुल ऋणायन। इसके बाद हम आगे चलते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि ये केंद्रीय धातु परमाणु क्या होता है, उपसहसंयोजन संख्या क्या होती है ना, इसमें ऑक्सीजन संख्या कैसे निकालते हैं, वो इसके बारे में आपको समझाता हूँ। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, शाबाश। इसके बाद हम देखते हैं अगला टॉपिक, केंद्रीय
धातु परमाणु, CMA, शॉर्ट मैंने आपसे कहा था CMA आपको याद रखना है, केंद्रीय धातु परमाणु। संकुल यौगिक में कुछ परमाणुओं का समूह होता है जो किसी धातु द्वारा घिरा होता है, यानी कि वो धातु को घेर लेते हैं। जो परमाणुओं का समूह होता है वो धातु को घेर लेते हैं। जो धातु होता है उसी को हम बोलते हैं केंद्रीय धातु परमाणु। केंद्रीय धातु परमाणु, ये केंद्रीय धातु परमाणु यानी जैसे मैं आपसे कहूँ मेरे पास संकुल आयन अभी था FeCN6 पे, ये 4 नेगेटिव, यानी कि हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ जो Fe है, ये Fe जो है बेटा यही हमारे पास CMA है। मैंने अभी आपको समझाया था CMA, ये Fe, ये Fe जो है, इस Fe जो है ये CMA है। हमें हमारे पास इस IPSC या इस चैप्टर को समझने के लिए जो केंद्रीय धातु परमाणु है इसकी भी बहुत अहम भूमिका है, क्योंकि केंद्रीय धातु परमाणु जो होगा इसी से ऑक्सीकरण अवस्था निकलेगी। पूरे कंपाउंड पर जो आवेश है यानी इस पर जो IPSC होगी वो भी ऑक्सीडेशन स्टेट से होगी, ऑक्सीकरण संख्या से होगी। तो हमें ये देखना है कि ये Fe कौन सा होता है, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है। हमें केंद्रीय धातु परमाणु का परमाणु क्रमांक भी पता होना चाहिए, क्योंकि हमको आगे इसमें ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी है, इलेक्ट्रॉन विन्यास करना है। अच्छा, हमको ये देखना है कि इसके अंदर जो CMA होता है, ये CMA कौन कौन से एलिमेंट हो सकते हैं। इसमें देखते हैं कि जो एलिमेंट होते हैं ये कौन कौन से होते हैं। तो इसमें बताया गया है कि D ब्लॉक के तत्व, आवर्त सारणी में जो D ब्लॉक एलिमेंट्स हैं बेटा, वो जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं ये हम अभी देखते हैं इसमें। तो D ब्लॉक के एलिमेंट जो हैं, आपको बताया कि D ब्लॉक के एलिमेंट में जो 3D श्रेणी है ये आपको पता होनी चाहिए, यानी कि ये आपको मैं याद कराता रहता हूँ। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, है ना, आयरन, है ना, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, है ना। यहाँ हम देखते हैं कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। यानी अगर हम देखें यहाँ पर हमको एटॉमिक नंबर ही पता होना चाहिए। अभी देखते हैं कि 21 से स्टार्ट होती है, यानी कि एटॉमिक नंबर Z से लेकर के ये 30 तक चलता है। यानी Z परमाणु क्रमांक होता है यहाँ, Z 21 से लेकर 30 तक 10 एलिमेंट की 3D श्रेणी होती है D ब्लॉक के अंदर। इस टाइटेनियम 22, 23, 24, ये 25, ये 26, ये 27, ये 28, 29, 30। बिल्कुल पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना आना चाहिए, तभी हम इस चैप्टर को समझ सकते हैं। तो आपको मैं इस वीडियो के अंदर ये भी बताऊंगा कि D ब्लॉक के तत्व ये क्यों लिए गए हैं, यानी ये धातु D ब्लॉक की क्यों ली गई हैं। इसलिए ली गई हैं बेटा, देखो यहाँ पर हमको ये याद रखना है कि जैसे ये जिंक है तो यहाँ पर देखो, यहाँ हमारे पास कैडमियम आता है, यहाँ पारा आता है, Hg मरकरी आता है यहाँ पर, है ना। इसी तरीके से यहाँ पर जो देखते हैं हम यहाँ जो है, तो यहाँ पर हमारे पास बेटा सिल्वर आता है और यहाँ हमारे पास Au आता है। इनका ज़्यादा यूज़ है। वैसे 4D श्रेणी के एलिमेंट है ये, लेकिन हमको दिमाग में रखना है सिल्वर, कैडमियम और गोल्ड और पारा, ये भी इस चैप्टर में यूज़ हो सकते हैं। एक प्लेटिनम भी होता है, प्लेटिनम भी इसके अंदर यूज़ होता है, जो हमारे पास 5D श्रेणी का एक सदस्य तत्व है प्लेटिनम। ठीक है, इसके बाद में हम जो देखते हैं कि D ब्लॉक एलिमेंट सिर्फ इसलिए लिया गया क्योंकि इनके पास रिक्त D ऑर्बिटल पाए जाते हैं। रिक्त D ऑर्बिटल पाए जाते हैं। रिक्त D ऑर्बिटल कैसे पाए जाते हैं, एक एग्जांपल हम देखते हैं। जैसे हमारे पास बेटा आयरन है 26, इसका परमाणु क्रमांक 26 का हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन SPDF में करना आना चाहिए। यानी कि हमें इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना आना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना नहीं आता है, आपको याद रखना पड़ेगा, इनके परमाणु क्रमांक पते होने चाहिए। परमाणु क्रमांक पता होने के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी करना आना चाहिए। अगर SPDF में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना नहीं आएगा तो आप गलती कर सकते हो। अगर इतना भी याद नहीं कर सकते तो आप इतना याद कर लीजिए कि इनके अंदर जो कंडीशन होती है, यहाँ पर बेटा 3D14S2 होता है, ये आपको बताया। ये 3D24S2 होता है, ये 3D34S2 होता है। और क्रोमियम में आते हैं यहाँ पर बेटा ये 3D54S1 होता है, क्योंकि ये अपवाद है। इस श्रेणी में क्रोमियम और कॉपर अपवाद है। ऐसी प्रकार से यहाँ पर बेटा 3D64S1 होता है। इसी प्रकार से आयरन में 3D, गलत कर रहे हैं कहीं हम,
यहाँ पर बेटा 3d5, यहाँ 3d5 4s2 होता है ना, यानी कि यहाँ 3d5, यहाँ 4s1 या 4s2। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ हमारे पास आयरन में 3d6 4s2 होगा। यहाँ हम देखते हैं इसी प्रकार से ये डी में फिर यहाँ D7 आ जाएगा, या फिर D8 आएगा, या फिर D10 आएगा, D9 नहीं आएगा, क्योंकि यह भी कॉपर जो है अपवाद है। यहाँ 3D10 और 4s1 होता है, और जिंक में 3D10 4s2 होता है। यानी 3D श्रेणी के अंदर यहाँ पर 2 बार D5 आता है, उसी प्रकार एंड में D10 आता है। ठीक है, पता होना चाहिए। एसपीडीएफ में रिलेटिव विन्यास करना नहीं आता, थोड़ा दिमाग में रखें, ये आपको बताता रहता है। ये ऑफ बाय के रूल से जो है, ऑफ बाय का जो नियम है उससे ये बन के आते हैं बेटा, है ना। यहाँ 2p, यहाँ 3p, इसका थोड़ा पता होना चाहिए। 3p, यहाँ 3d, यहाँ 4s है, यहाँ 4p है, यहाँ 4d है, इस तरह से पता होना चाहिए। इससे हमारा काम होने वाला है, इससे हमारा काम हो जाएगा। ये थोड़ा इसे पता होना चाहिए। अगर इस तरह से ये 3p के बाद 4s में इलेक्ट्रॉन जाता है, 4s के बाद में 3d में आता है, 3d के बाद में 4p में आता है। ठीक है, फिर यहाँ 5s आ जाएगा, है ना। तो ये हमें थोड़ा पता रखना है इसमें, यानी कि 1s 2s 2p, है ना। देखो 3s 3p और 3p के बाद में 4s के बाद में 3d के बाद में 4p के बाद में 5s। इससे हमारा काम हो जाएगा। इस चैप्टर के अंदर पता होना चाहिए। तो हमें आयरन करना 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। गिनते हैं, काउंट करते हैं, गलती तो नहीं होगा कहीं, क्योंकि थोड़ी सी गलती आपको ये नंबर को कम कर सकती है। तो यहाँ देखते हैं, यहाँ 10 हो गए, 10 और 18, 18 और 8 26, 26 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो चुका है। अब हम ये देखते हैं कि ये D6 है। बाह्य कोश में तो 4s2 है, लेकिन उसका जो अंतः कोश है उसमें 3d6 है। यानी कि हमें यहाँ जो लेना, हम यहाँ 3d6 भी कर सकते हैं बेटा, और यहाँ 4s2 भी करते हैं। यानी इसको हम इस तरह भी कर सकते हैं। ये तो ऊर्जा के लिए है, ये ऊर्जा के बढ़ते क्रम में ऑर्डर में लगाते हैं। तो हमारा सही तो ये भी है और सही हमारा ये भी है। तो हम यहाँ ये देखते हैं कि 3d6 आ गया। अब 3d6 में देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास बेटा हमें यहाँ D के बनाने पड़ते हैं 5 ऑर्बिटल। याद रखो, बिल्कुल हमें पता होना चाहिए D के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5, है ना। तो D के 5 इलेक्ट्रॉन, हमको 6 इलेक्ट्रॉन भरने हुंड के नियम से, और हुंड के नियम से ही इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि हम जो है साहब इस तरह, हुंड का नियम क्या कहता है कि पहले जो हमारे पास ऑर्बिटल हैं उनको एक एक इलेक्ट्रॉन भर लो उनके अंदर। जैसे S में 1 ऑर्बिटल होता है, P में 3 ऑर्बिटल होते हैं, D में 5 ऑर्बिटल होते हैं। तो D में जब हम 5 इलेक्ट्रॉन, पहले हम D में 5 ऑर्बिटलों में एक एक आयुग्मित इलेक्ट्रॉन भरते हैं, उसके बाद में युग्मन प्रारंभ होता है ना। हमें इस तरह बनना है। यानी कि इसके अंदर अगर हम देखें कि आयरन में D6 में, है ना, D6 में, अब यहाँ हम यहाँ 4s2 भी ले सकते हैं बेटा। यहाँ हमने 4s2 लिया, हमने यहाँ ये 4s2, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके इस तरह आ गए। अब देखें, यहाँ पर आपसे पूछेंगे बताइए कि D में कितने, इसमें आयरन में कितने आयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं। तो आप आयुग्मित इलेक्ट्रॉन देखो, 1 2 3 4 आयुग्मित इलेक्ट्रॉन यहाँ इस पर बैठे हैं, रखे हैं आयुग्मित इलेक्ट्रॉन। यही पता होना चाहिए, आगे इसका भी यूज़ है। आयुग्मित इलेक्ट्रॉन कैसे हम पता लगाते हैं, तो हमने देख लिया। अब देखो, बहुत से बच्चे क्या करेंगे कि साहब इलेक्ट्रॉन विन्यास D में 5 डिब्बा इस तरह बना दिए, ठीक है साहब, और 6 इलेक्ट्रॉन बनने, तो 1 और ये 2 और ये 3 और ये 4 और ये 5 और ये 6, ये क्या हुआ, रॉन्ग, गलत माना जाएगा, बिल्कुल गलत माना जाएगा, है ना। ये रूल से मैंने करा तो 4 आयुग्मित इलेक्ट्रॉन आए, लेकिन बहुत से बच्चों ने यार 6 इलेक्ट्रॉन भर दो, शुरुआत में कर दो, तो ऐसा नहीं चलेगा। हुंड का नियम जो होगा उसी के तहत चलेगा। यहाँ आयुग्मित इलेक्ट्रॉन 4 आ रहे थे, लेकिन यहाँ पर एक भी नहीं आ रहा था, तो ये तो गलत कर दिया। हुंड का रूल यही कहता है कि पहले हमें सब जितने भी हमारे पास रिक्त ऑर्बिटल हैं उनमें एक एक इलेक्ट्रॉन आयुग्मित भरिए, उसके बाद में पेयरिंग करनी है हमको। तो ये पेयरिंग हमने कर दी। समझ में आया, अच्छे से नहीं आया। इसके बाद देखते हैं कि आगे जो कंडीशन हमारे आगे बनेगी वो ये भी बन सकती है। जैसे माना Fe2 पॉजिटिव इसने कर दिया, Fe पे 2 पॉजिटिव, अब 2 इलेक्ट्रॉन को कम करनी है। तो 2 इलेक्ट्रॉन कम करने, तो ऐसा नहीं है कि 2 हम इसमें कम कर देंगे तो 24 का इलेक्ट्रॉन विन्यास कर देंगे, गलती हो जाएगी। कहीं कहीं सही हो सकता है, लेकिन गलती होने के चांस हैं। हमें क्या करना है कि पहले हमें 26 का ही इलेक्ट्रॉन विन्यास करना है, और 26 का इलेक्ट्रॉन विन्यास करने के बाद में हमें फिर इलेक्ट्रॉन देखने कहाँ से कम करने हैं। तो बेटा हमें 2 इलेक्ट्रॉन जो कम करने हैं वो हमें यहाँ से कम नहीं करने। आपने SPDF से इलेक्ट्रॉन विन्यास कर लिया, अच्छी बात है, कर दिया। अब आपने देखा यार 3D6 एंड मारा, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन कम कर दो, नो। ये जो क्रम रखा है बेटा, ये ऊर्जा के बढ़ते क्रम में रखा हुआ है और बाय प्रिंसिपल से। लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन हमें जो कम करने हैं वो बाह्य कोश से करे जाते हैं, आउटर मोस्ट से।
यानी 4s की जो कंडीशन है अगर हम देखें बेटा, ये हमारे पास नाभिक है और ये हमारे पास इस तरह से इसके कोश हैं, सबसेल इस तरह से, ऑर्बिटल, त्रिविमीय क्षेत्र, 3 डायमेंशनल, ये आपको बताया जाता है। तो यहाँ हम देखें, यहाँ पर बेटा देखो ये 1 कंडीशन है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है। तो 4 की जो खानदान है ना वो 4s, 4p, 4d वो इस साइड में है, और 3 का हमारे पास ये 3d यहाँ बैठा हुआ है। तो ये जो कहलाता है हमारे पास बेटा, ये अंतः कोश कहलाता है, और ये बाह्य कोश कहलाता है, आउटर मोस्ट पैलेंटी सेल, इस तरह से इसको हम बोलते हैं बाह्य कोश, बाह्य कोश, और ये कहलाता है हमारे पास अंतः कोश। तो जो इलेक्ट्रॉन कम करे जाते हैं वो करे जाते हैं अंतः कोश से, बाह्य कोश से, बाह्य कोश से कम करे जाते हैं। तो बाह्य कोश कौन सा है इसके अंदर? 4s। यहाँ तो हमें 3d दिख रहा है, लेकिन सही कौन सा है? 4s में से इलेक्ट्रॉन कम होंगे। तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन कम कर देंगे, तो जब जो 2 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे तो ये 2 इस पे 0 आ जाएगा। तो कंडीशन क्या होगी? वही 4 इलेक्ट्रॉन बने रहेंगे, यानी वो तो वहाँ के में हमने उसको नील कर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन कम कर दिए। मान लिया वो 3 इलेक्ट्रॉन कम कराता, माना वो 3 इलेक्ट्रॉन कम कराता, तो 3 इलेक्ट्रॉन कम कराता तो बेटा सी पे क्या आया था? 3 पॉजिटिव। अब 3 इलेक्ट्रॉन में कम करने, तो 3 इलेक्ट्रॉन कम कैसे होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से कम होंगे और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से कम होगा, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से कम हो गए और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से कम हो जाएगा। तो ये रह जाएगा हमारे पास D5। D5 का मतलब अब Fe3 पॉजिटिव आयन पर 5 अयस्क इलेक्ट्रॉन हो गए। ये केंद्र धातु परमाणु के बारे में आपको बताया, यानी कि ये इस तरह से हमको Fe करा। इसी तरीके से हमारे पास जो है, यानी कि जो हमें ज़्यादातर यूज़ होने वाले हैं हमें दिमाग में रखना है बेटा, ये इसमें ज़्यादातर हमारे इंटर लेवल पर स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम ये कम आपको CMA के तौर पर मिलेंगे, लेकिन क्रोमियम मिल सकता है, Mn मिल सकता है, Fe मिल सकता है, मिलता है, कोबाल्ट मिलता है ना, निकल भी मिल जाता है, कॉपर भी मिलता है और जिंक भी मिलता है, लेकिन कभी कभी मिलेगा। आपको ये क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक, इनके आपको इलेक्ट्रॉन विन्यास पता होना चाहिए, अंत में क्या कंडीशन है ये पता होना चाहिए, इनके अंदर कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं ये पता होना चाहिए, अगर आपको 4 नंबर इस चैप्टर में कंप्लीट करने हैं। अगर आप ये नहीं सीखे तो मैं आप जो है आगे भी नहीं सीख सकते। इसलिए आपको केंद्र धातु परमाणु के बारे में पता होना चाहिए। केंद्र धातु परमाणु संक्रमण तत्व होता है, संक्रमण धातु होती है, यानी डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है। डी ब्लॉक के एलिमेंट ही क्यों बनाए जाते हैं? इसलिए क्योंकि उनके पास रिक्त डी ऑर्बिटल पाए जाते हैं, रिक्त डी ऑर्बिटल पाए जाते हैं। यानी कि ये जो रिक्त डी ऑर्बिटल होते हैं, मैं आपको इसमें महत्वपूर्ण बात और बताता चलता हूँ, ये इसके पास जो रिक्त डी ऑर्बिटल होते हैं, इनमें जो ये लिगेंड जो होता है, ये लिगेंड इनमें वास करते हैं, यानी कि इनके अंदर रह करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, उपसहसंयोजी बंध बनाते हैं। तो जितने रिक्त डी ऑर्बिटल होते हैं उतने ही बंध बनते हैं, यानी कि जितने अच्छे बंध बन जाएंगे वह कंपाउंड उतना ही स्थायी होता है। तो इसी तरीके से हमको पता होना चाहिए कि रिक्त डी ऑर्बिटल क्यों लिए जाते हैं। बात समझ आ रही है? यानी रिक्त डी ऑर्बिटल इसलिए लिए जाते हैं, जैसे माना इसमें रिक्त डी ऑर्बिटल ये आ गया, माना इसमें नहीं है, लेकिन आगे रूल में हम बताएंगे कि ये हुंडगी नहीं विपरीत चलते हैं, तो ये युग्मन यहाँ हो जाता है, तो इसको ये रिक्त डी ऑर्बिटल मिल जाते हैं इस तरह से। तो जैसे ये CN है, तो बेटा ये CN जो है ना, इनके अंदर बॉन्ड बनाएगा इस तरह से, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इस तरह बॉन्ड बनाएगा इस तरह से। ये जो तीर देता है ना, अभी मैंने जो बताया था आपको, इस तरह से, यानी कि ये जो CN था, जो अभी इसको Fe को जो लॉन पेयर इस तरह दे रहा था, तो वो जो लॉन पेयर रिक्त डी ऑर्बिटल लेते हैं, वहाँ बॉन्ड बनाते हैं। तो इसलिए रिक्त डी ऑर्बिटल वाले ही एलिमेंट तत्व जो होते हैं, धातु होते हैं, वही यहाँ पर CMA के तौर पर बनते हैं। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपकी समझ में संकुल यौगिकों का, उपसहसंयोजी यौगिक का जो लेक्चर नंबर मेरा फर्स्ट है वो आपकी समझ में आया होगा। अगली वीडियो में मैं आपके संग लेक्चर नंबर 2 में, इसके बाद मैं आपको लिगेंड के बारे में बताऊंगा, उपसहसंयोजी संख्या के बारे में बताऊंगा। आपको मेरा वीडियो बिल्कुल देखना है अगर आपको ये चैप्टर कंटेस्ट करना है, मजबूत करना है। यानी कि मैं आपको लिगेंड के बारे में बताऊँगा, आपको उपसहसंयोजी संख्या, समन्वय संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होती है ये बताना है, ऑक्सीजन संख्या किस तरह निकाली जाती है ये बताना है, और एक होता है हमारे पास EAN भी निकाला जाता है, यानी कि ये स्थायी है कंपाउंड हमारा या नहीं, उसके स्थायित्व को देखने के लिए हमको EAN को पढ़ना पड़ेगा। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, प्रभावी परमाणु क्रमांक, ये हमको निकालना आना चाहिए। यानी छोटी छोटी चीज़ें अगर हम इनको सीख जाएंगे तो उसके बाद में फिर हम जो है देखते हैं कि हम अगला जो वीडियो आपको बताएंगे, फिर हम आपको IPC करना सिखाएंगे, IPC किस तरह की जाती है।
फिर उसके बाद में यानी इस चैप्टर में है क्या, इस चैप्टर में जो हमारे इस सिलेबस में जो इस साल 2023 के जो एग्ज़ाम में 2023 के एग्ज़ाम में हमको ये याद तो ये तो बहुत ज़रूरी है बेटा, लिगेंड भी इम्पोर्टेंट है। लिगेंड क्या होते हैं, लिगेंड कितने प्रकार के होते हैं, है ना, एक दंती, दो दंती, त्रिदंती, जो लिगेंड होते हैं वो उनका भी पता होना चाहिए, क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव हमारा पूछ सकता है कि बताइए लिगेंड कैसा है, एक दंती है, दो दंती क्यों है। तो ये एक नंबर क्वेश्चन इस तरह हो सकता है वो आईपीसी ना दे, वो लिगेंड के दे दे खाली, है ना, लिगेंड के बारे में पूछ लिए, आपसे सीएमए के बारे में क्वेश्चन बना दे कि भाई ये बताइए कि केंद्र धातु परमाणु जो बनता है वो डी ब्लॉक तत्व ही क्यों होता है, तो आप झट से आंसर लिख देना कि रिक्त डी ऑर्बिटल पाए जाते हैं। तो इसके अंदर बेटा कौन कौन सी है ना, कौन कौन सी बात है, यानी लिगेंड आना चाहिए, CN कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना आना चाहिए, है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना आना चाहिए, EAN निकालना आना चाहिए, है ना, और ऑक्सीकरण संख्या, यानी कि ऑक्सीकरण संख्या निकालना आएगा तभी आप EAN निकाल सकते हो, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, प्रभावी परमाणु क्रमांक आपको पता निकालना आना चाहिए, है ना। फिर इसके बाद में फिर इनके जो है सिद्धांत हैं, उपसय संयोगों सिद्धांत हैं, तो उपसय संयोग सिद्धांत में बेटा ये बर्नर सिद्धांत, और दूसरा जो बेटा है हमारे पास ये जो पड़ेगा इसको हम शॉर्ट में कहते हैं BBT की फुल फॉर्म होती है संयोजी बंध सिद्धांत, और तीसरा है हमारे पास CFT यानी कि क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ये 3 चीज़ें आपके सिलेबस में और दी हैं, हो सकता है आईपीएससी ना तो बर्नर सिद्धांत पेपर में आ जाए, BBT आ जाए, तो कुछ भी आ सकता है पेपर में, लेकिन चांस आईपीएससी के हैं, आईपीएससी आती हैं ज़्यादातर हमारे यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2023 में, लेकिन जानकारी होती है, कोई चीज़ किसी चीज़ को यानी नॉलेज कभी बेकार नहीं जाती है, कहीं ना कहीं यूज़ होगी। आप इंटर ही नहीं, आप इसके बाद में कंपटीशन तैयारी करो, कंपटीशन तैयारी में कुछ भी नहीं है, यही सब चीज़ें आती हैं, आप इनको कंटेस्ट करिए, पढ़िए, याद करिए, ठीक है। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपकी समझ में ये वीडियो ज़रूर आया होगा, और एक शुभ दिन की शुरुआत की मनोकामना हम आपके लिए करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।